नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंतराजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की एक उपलब्धि बताई जाने वाली चीज की बात, यानी कि आज जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के भूमि पूजन की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम में इस एयरपोर्ट को उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर भारत के लिए एक प्रगति का एक रास्ता gateway बनाया है और ये बताया है कि इसके जरिए उत्तर प्रदेश और दिल्ली जेवर के आसपास के इलाके में बहुत बड़ा औद्योगिक विकास होगा। बहुत इसके स्थानीय जनता को लाभ होगा, इससे उत्तर प्रदेश सरकार को लाभ होगा और ये किस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ये जो जब बनेगा तो ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट ये होगा, इस तरह पांचवा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, इस तरह की बात प्रधानमंत्री ने कही है। कितना महत्वपूर्ण है इस एयरपोर्ट का बनना, अभी भूमि पूजन के बाद कितनी अभी इसकी राह में कितनी मुश्किलें हैं और इससे किस तरह से उत्तर प्रदेश का विकास हो सकता है, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हम ये भी बात करेंगे कि क्या इस एयरपोर्ट को चुनाव के पहले एक राजनीतिक लक्ष्य के तौर पर भी इसका इसका जो भूमि पूजन है उस कार्यक्रम को एक राजनीतिक मकसद भी उसके पीछे है और क्या इसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा उन्होंने आज अपने वक्तव्य में कहा कि दो डबल इंजन की सरकार, तो क्या वो एक बार उत्तर प्रदेश के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, अगर बीजेपी की ही सरकार अगर आएगी तो ज्यादा बेहतर विकास हो सकेगा। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अतुल चंद्रा, लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और एक उत्तर प्रदेश की और उत्तर भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में बहुत बारीक नजर रखने वाले डॉक्टर अरविंद मोहन। हमारे साथ अभी थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जुड़ेंगे डॉक्टर आशुतोष वर्मा और थोड़ी देर में वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बातचीत की शुरुआत अतुल जी मैं आपसे करना चाहता हूँ। किस तरह से देखते हैं आप आज का जो ये भूमि पूजन का जो कार्यक्रम है और उसमें प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य है उसको? देखिए, पहली चीज तो जो आपने अपने प्रस्तावना में कही, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जब ये पूरा हो जाएगा तो ये सिर्फ नॉर्दर्न स्टेट्स के लिए नहीं, उत्तर भारत के लिए नहीं, बल्कि जब प्रधानमंत्री कह रही है एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, तो ये देश के लिए बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि इससे रोजगार बढ़ेगा और जो आसपास की इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए कमर्शियल फ्लाइट्स अगर वहां से होंगी तो वो उनको फायदा पहुंचाएगी। बिजनेस टूरिज्म जो है वो बढ़ेगा। साथ में जो फिल्म इंडस्ट्री बन रही है वो भी प्रदेश सरकार बहुत उसको मेगा स्केल पर ही बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि किसी तरह से बॉलीवुड का जो वो है एक नाम है या जिस तरह की बॉलीवुड की वर्चस्व है वो खत्म किया जा सके। जी। अब सवाल ये आता है कि ये जो रैली प्रधानमंत्री ने आज एड्रेस करी है तो उसका डबल इंजन की सरकार तो हम मानते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी तक केंद्र में और प्रदेश में अलग अलग दलों की सरकारें रही हैं और वो दोनों एक दूसरे के वर्चस्व को कम करने में दिशा में काम करती रही। चाहे आप रायबरेली देख लीजिए, चाहे आप ये जेवर एयरपोर्ट के लिए देख लीजिए, चाहे इटावा देख लीजिए। तो इसका इवन बुंदेलखंड देख लीजिए। जी जी जी। बुंदेलखंड में पानी को लेकर के ही कितना झगड़ा हुआ है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यूपीए की सरकार में। जी। तो इस एयरपोर्ट विशेष के संदर्भ में हम ये जरूर कहेंगे कि इसमें डबल इंजन की सरकार
से बस इतना फायदा हुआ है कि प्रदेश सरकार ने किसी तरह के रोड़े नहीं लटकाए, वरना ये पूरा काम केंद्र की सरकार की देखरेख में ही होगा और उसी से ही इनको डायरेक्शंस मिल रहे हैं। क्या होता था कि बनारस देख लीजिए, बनारस में भी जो काम हुआ है वो सीधे प्रधानमंत्री और उनके प्रतिनिधि के सुपरविजन में हुआ है। तो जो केंद्र की जो पैनी नजर होती है, अरविंद बताएंगे कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके ऊपर नीति आयोग की कितनी पैनी नजर रहती है। हर चीज में केंद्र प्रदेश में क्या हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग करती रहती है, जिसकी वजह से काम कहीं पे रुकता नहीं है और बराबर चलता रहता है। बल्कि प्रधानमंत्री ने तो 2-1 बार डायरेक्टली यहाँ के आईएएस ऑफिसर्स के साथ वर्चुअल मीटिंग्स भी करी हैं। डीएम्स के साथ किया था, चीफ सेक्रेटरीज के साथ किया, सारे देश के। तो जो केंद्र की जो मॉनिटरिंग पॉलिसी है वो ऐसी है कि ये नहीं है कि हमारा बीजेपी रूल्ड स्टेट है, हमारा चीफ मिनिस्टर तो हम सब उसके ऊपर छोड़ दें, वो करेगा काम। नहीं, ये पहले हो जाता था, अब नहीं होता है। और उसका नतीजा है कि हमको यूपी में इतना डेवलपमेंट देखने को मिला है। लेकिन जिस तरह की बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं कि यूपी के डेवलपमेंट को लेकर के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में विशेषकर जो भी कहा है उन्होंने, तो एक तो ये फार्म लॉस को रोल बैक करने के बाद ये रैली उनकी हुई है। तो वो एक तरफ किसानों को भी एड्रेस करना चाह रहे थे और दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोटर को भी। उन्होंने वोट का नाम नहीं लिया, वोटर का नाम नहीं लिया, लेकिन उसका उद्देश्य यही था। तो ये विकास की रैली तो थी, लेकिन साथ साथ चुनावी रैली भी थी। और निश्चित तौर पर ये चुनावी रैली थी। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने, हम सब ये जानते हैं कि जो जेवर एयरपोर्ट है, प्रधानमंत्री ने हालांकि आज ये कहा कि बीजेपी की जो पुरानी सरकार थी उसके वक्त इसकी परिकल्पना की गई थी। लेकिन हम सब जानते हैं कि मायावती के कार्यकाल में जब आगरा एक्सप्रेसवे बन रहा था, उसी यमुना एक्सप्रेसवे बन रहा था, उसी वक्त इस परियोजना की भी बात हुई थी। लेकिन तब केंद्र सरकार ने पर्यावरण और अन्य वजहों से इस परियोजना को अनुमति नहीं दी थी और प्रस्ताव एक तरह से मतलब ठंडा हो गया था। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज एक बात और कही, उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने तो इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। यानी कि उनका जो आरोप था वो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी पर था। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, आप प्रधानमंत्री के आज के जो पूरे, उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी लक्ष्य करने की कोशिश की है, आप किस रूप में इसको देखते हैं? सबसे पहले क्षमा चाहता हूँ, थोड़ी सी देर से मैं जुड़ पाया। तो जी आपको आवाज? हाँ, आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी जी जी, आप सवाल सुन पाए थे? जी, मैं सवाल, जी देखिए जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री ने बोला कि पिछले की सरकारों में ये लाइन खींचने के लिए भी नहीं होते थे और वो काम नहीं कर पाते थे। देखिए, मुझे लगता है कि ये, जैसे कि वरिष्ठ पत्रकार लोग बोल भी रहे हैं कि ये एक चुनावी भाषण था और ये चुनावी लाइन बोलना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि 2 महीने बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में इन लाइनों को समझें तो अगर पिछली पूर्ववर्ती सरकारों ने कुछ नहीं किया तो उस बातों का ये कॉन्ट्रेडिक्ट अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में खड़े होकर कहा कि इस देश को यहाँ तक पहुंचाने में अगर मैं पूर्ववर्ती सरकारों का श्रेय नहीं दूंगा तो ये बहुत गलत होगा। उसी तथ्य को मैं आगे बढ़ाते हुए इस बात पे जरूर कहूंगा कि जिस प्रकार से 2017 में माननीय अखिलेश यादव जी ने सरकार में जब मुख्यमंत्री पद बने
उन्होंने इस देश में पहला सबसे लंबा एक्सप्रेसवे 18 महीने के रिकॉर्ड टाइम में बनाया, और जो कि वर्ल्ड लेवल पे था। यूपी डायल 100, 1090 का वुमेन पावर लाइन, 18 लाख युवाओं को हकीकत में सबसे बड़ी विश्व की डिजिटल ड्राइव बना के देना, 3300 मेगावाट के 3 थर्मल प्लांट उत्तर प्रदेश में देना, कामधेनु योजना, मतलब अनगिनत 108 एम्बुलेंस, अनगिनत ऐसी चीजें हैं जो खाली बताई नहीं जा सकती। तो ये एक चुनावी भाषण की तरीके से रह गया है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता और लोग भी समझते हैं कि जो व्यक्ति, वो बात दूसरी है कि हमको चुनाव में उसका फायदा मिला कि नहीं, जो व्यक्ति काम बोलता है कि नाम पे ही अपने आप की पहचान रखता है, ये बात कहना कि पूर्ववर्ती सरकारों ने कुछ नहीं किया है, थोड़ा सा सरकार, उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को इस लाइन पे ठगा सा महसूस समझती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप का जो तर्क है उसमें अपनी जगह उसमें बहुत सच्चाई भी है। लेकिन अरविंद जी, अगर हम राजनीति से थोड़ा हट के बात करें, प्रधानमंत्री ने इस जो परियोजना है इसको एक उत्तर भारत की पूरी एक तरह से आर्थिकी की को बदलने वाली परियोजना के तौर पर इसको उन्होंने अपने संबोधन में कहा है। उन्होंने कहा कि इससे हम न सिर्फ जितने भी जो फ्रेट कॉरिडोर हैं जो उनसे इनको जोड़ेंगे ताकि जो माल है वो उसकी यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय उसको पहुँचाना बहुत आसान हो। उन्होंने कहा कि ये मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा, ट्रेन के जो ऐसे एक्सप्रेस रूट्स हैं उनसे जुड़ेगा, यानी कि ये देश का ऐसा एयरपोर्ट होगा जिसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान तो होगी, लेकिन ये देश में भी एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच कनेक्टिविटी को बहुत बढ़ाने वाला होगा। उद्योगों का इससे बहुत विकास होगा, ये भी उन्होंने कहा। हालांकि शुरू में उत्तर प्रदेश सरकार तो इस परियोजना से करोड़ों लोगों को रोजगार मिलने की बात कर रही थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार इससे मिलेगा, इस तरह की बात भी उन्होंने कही। आप किस रूप में देखते हैं? क्या ये एक बड़ा गेम चेंजर होगा उत्तर भारत के लिए और पूरे एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय जो वायुयान सेवा है उसके परिदृश्य में? गोविंद जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने उठाया है, और अगर हम पोटेंशियल के टर्म्स में बात करें तो निश्चित तौर पर इस एयरपोर्ट का गेम चेंजिंग पोटेंशियल है जी। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको संज्ञान में होगा आपके कि जब आगरा एक्सप्रेसवे भी बन रहा था तो एक पूरा एक लॉजिस्टिक्स प्लान कहीं दिमाग में था, और उस समय भी ये प्लान किया गया था कि इस एक्सप्रेसवे को किस तरह एयरपोर्ट से कनेक्ट किया जाएगा। ये तो पहला इशू जी। दूसरा, इसकी जब आप लोकेशन देखते हैं तो जो लार्जर प्लान है उसके तहत जो ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो माननीय अटल जी का एक विजन था जो मूर्त रूप लेता जा रहा है, उसके एक्सेस के तौर पर, आगरा एक्सप्रेसवे के एक्सेस के तौर पर ये एक ऐसे न्यूक्लियस पर लोकेट किया जाना था जिससे ये जो लॉजिस्टिक्स लाइंस क्रिएट हो सकती हैं इन तमाम एक्सप्रेसवेज के अराउंड या ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के अराउंड, ये उस वहां पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग लिंक के रूप में सामने आना था इसको, और शायद वो जो सोच थी वो आज पूरी होने की ओर आगे बढ़ रही है। यहाँ ये भी समझना जरूरी होगा कि जब हम लॉजिस्टिक्स लाइंस की बात करते हैं तो एक्सप्रेसवे हमने बना दिया है, लॉजिस्टिक्स लाइंस की दिशा में सही मायने में हम आगे नहीं बढ़े। ये अगर वास्तव में जो इसका पोटेंशियल है उसको रियलाइज करना है तो एक कंप्लीट लॉजिस्टिक्स लाइंस का प्लान पूरा होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आगरा एक्सप्रेसवे में उसी एयरपोर्ट के पास में ही ये प्लान था कि एक बहुत बड़ा हब क्रिएट किया जाएगा, वैरायटी ऑफ मंडीज क्रिएट की जाएंगी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का एक न्यूक्लियस होगा, एग्री प्रोडक्ट्स का एक न्यूक्लियस होगा, वो आज तक क्रिएट नहीं पाया है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है, जब तक आप उस गैप को पूरा नहीं करेंगे, ये तो पहला है। दूसरा, रोड तैयार है, एक्सप्रेसवे तैयार है, लेकिन वे और लॉजिस्टिक्स लाइन ये दो अलग अलग चीजें हैं। हम आज एक बेस पर खड़े हैं, लेकिन उस बेस को आपको लॉजिस्टिक्स लाइंस में कन्वर्ट करना होगा। ये उत्तर प्रदेश के सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसमें एक बहुत बड़ा निवेश आएगा, और वहीं से जो बात कही जा रही है
जनरेशन इत्यादि की, वो स्पिन ऑफ क्रिएट होगा। अभी जी। एक बहुत बड़ा मिसिंग लिंक है, जो जब तक वो मिसिंग लिंक, एयरपोर्ट बनने में समय लगेगा, लेकिन ऑलरेडी आपका एक नेटवर्क क्रिएटेड है। आगरा एक्सप्रेसवे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, अब आपने ईस्टर्न कॉरिडोर भी गाजीपुर तक के लिए क्रिएट कर दिया है ऑलरेडी। उससे पहले से यमुना एक्सप्रेसवे एग्जिस्ट करता है। और पिछले कुछ समय में अगर आप देखें, पिछले कम से कम 8-10 साल की अगर हम बात करें, तो सारे जिला हेडक्वार्टर को आपने ऑलरेडी स्टेट कैपिटल से कनेक्ट कर दिया। स्टेट कैपिटल से कनेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि वो इस एक्सप्रेसवे से लगभग सभी जिले ऑलरेडी जोड़ सकते हैं। जी। तो जो चाहे एग्री प्रोडक्ट हो या नॉन एग्री इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो, सबको आप इस लॉजिस्टिक्स लाइन का हिस्सा बना सकते हैं। मोटे तौर पे एक एग्जांपल अगर दूं तो फ्लोरिकल्चर का एक बहुत बड़ा स्कोप है। फ्लोरिकल्चर के साथ चैलेंज ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में उसकी बहुत डिमांड है। तो गाजीपुर से अगर सामान चलता है या बाराबंकी से सामान चलता है, उसको इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचना है। अब आपके पास वो नेटवर्क एग्जिस्ट करता है। इस एयरपोर्ट के बन जाने से जो दिल्ली के एयरपोर्ट तक आपको ले जाना पड़ता था, अब आपको दिल्ली के एयरपोर्ट तक नहीं ले जाना, आपके लॉजिस्टिक्स लाइन से वो लगभग डायरेक्टली कनेक्ट हो जा रहा है। और ये जो समय बचेगा 2-3 घंटे का, क्योंकि वहां इतना कंजेशन है कि आपको 2-3 घंटे लग जाते हैं वहां पर, तो जो 2-3 घंटे का समय बचेगा, ये आपके फ्लोरिकल्चर के इंटरवेंशन को यूरोपियन मार्केट तक ले जाने में बहुत बड़ी भूमिका प्ले करने वाला है। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर ये गेम चेंजिंग रोल प्ले करेगा। जी, बिल्कुल। जिस तरह से ये इस परियोजना से जो अपेक्षाएं हैं, इस परियोजना से जो उम्मीदें हैं, वो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं और इसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा लगना है। लगभग 30,000 करोड़ के आसपास अभी अनुमानित है अंतिम चरण तक इसको पूरा होने में। शुरुआत में लगभग 5,000 करोड़ होगा, जिसमें 2 रनवे वाला एयरपोर्ट अभी बनेगा और वो 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं उससे पहले वो शुरू हो जाए, इस तरह की कोशिश केंद्र सरकार की भी है और उत्तर प्रदेश सरकार की भी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसको बहुत महत्वपूर्ण अपना एक उपलब्धि के तौर पर बताया है और ये बताया है कि योगी सरकार के आने के बाद किस तरह से उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट्स का विकास हुआ है। और आज हमारे पास अगर जब जेवर एयरपोर्ट जो पहला उसका शुरुआत हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की, उस अवधि तक उत्तर प्रदेश के पास 4 और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे, अयोध्या और कुशीनगर का मिलाकर। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय पहुंच उत्तर प्रदेश से आसान हो, इसके लिए योगी सरकार बहुत कोशिश कर रही है। और ये दिख रहा है कि ये कोशिश फिलहाल इस वक्त जो इसकी टाइमिंग है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इस जो पूरा कार्यक्रम है अतुल जी, इस कार्यक्रम से कुछ पहले जो गुर्जर समाज है उसकी तरफ से कुछ इस तरह का प्रतिरोध सोशल मीडिया में दिखाई दिया था कि जो मिहिर भोज के नाम पर, गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के नाम पर इसका नामकरण किया जाए इस एयरपोर्ट का। और अन्यथा मतलब जो अभी दादरी में जब प्रतिमा लगाई गई थी मिहिर भोज की, तो उनके नाम के आगे गुर्जर शब्द जो था वो उसको छिपा दिया गया था। तो काफी प्रतिक्रिया थी। एक करीब 6 लाख से ज्यादा वोटर इसी इलाके में हैं गुर्जर समाज के, और ये माना जा रहा है कि वो इससे नाराज हो सकते हैं अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके अनुकूल काम नहीं किया। एक बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने अपने जो संबोधन है उसमें जाट समुदाय को लेकर काफी इस तरह के संकेत दिए कि उनकी योजना, उनकी सरकार उस समुदाय के पक्ष में काम करने के लिए संकल्पित है। और हम जानते हैं कि पिछली बार इस जो ये इलाका है, जाटलैंड का इलाका जो माना जाता है, उसमें 136 विधानसभा सीट हैं, जिसमें पिछली बार बीजेपी लगभग 85% सीटें बीजेपी। तो इतना आप हैं कि ये लक्ष्य भी इसके पीछे किस तरह का आपको दिखता है? देखिए, राजनीतिक लक्ष्य बड़ा महत्वपूर्ण है इस पूरी प्रक्रिया में जो आज हम लोगों ने देखी है, क्योंकि आप देखिए 2014 में चीज शुरू हुई थी कम्युनल पोलराइजेशन की, और उसके बाद फिर कैराना जो एक्सोडस की बात उठाई गई जो कि सही नहीं थी,
और उसके बाद वो जो दंगे हुए उससे जो जाट और मुस्लिम के बीच में दरार पड़ी, और इधर किसानों का इतना लंबा आंदोलन चला, तो ये भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जाट अगर नाराज होगा तो उसके लिए में एक मिलना नामुमकिन है। तो जाटों को खुश करने का, और उसके बाद योगी जी वहां पहुंचे तो उन्होंने फिर वही छेड़ दी, जिन्ना को फिर उन्होंने रिवाइव कर दिया वहां पर। जी। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है इसमें पोलराइजेशन का, जी जाटों को अपने साथ जुड़े रहने के लिए, जुड़े रखने के लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज रहा है जी आज की रैली में, और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के संबोधन दोनों में। जी अब गुर्जर क्या करेंगे? अगर आप जाटों और गुर्जरों की परसेंटेज देख लीजिए तो उसमें ये होगा कि भाई जाट ज्यादा प्रभावशाली है। जी तो एक तो प्रधानमंत्री ने बिल वापस ले लिया, कानून वापस ले लिया, दूसरी तरफ योगी जी ने जिन्ना याद दिला दिया, तीसरी तरफ प्रधानमंत्री ने जाटों को खुश करने के लिए कह दिया कि उनकी सरकार उनके लिए सब कुछ करेगी। तो आप ये देखिए कि अभी ये शुरुआत है, अभी पोलराइजेशन थोड़ा सा और बढ़ेगा, जिन्ना से आगे जाएगा, और जाटों को हर कोशिश की जाएगी कि वो मुस्लिम्स के साथ ना रहे। वो जो डिवाइड बना हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी बनाए रखने की कोशिश करेगी पूरी। जी अगर वो होता है तो वो बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद होगी, और उस बात को लेकर के फिर जो आरएलडी का जो एडवांटेज समाजवादी पार्टी को मिलेगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जी बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन सामाजिक ताने-बाने के लिए वो कितना फायदेमंद होगा, कितना घातक होगा, ये भी हम ये सबको कौन समझना सोचता चाहिए। है इसके बारे में? लेकिन अगर इसको नहीं सोचा जाएगा तो हम सबको इसका बहुत नुकसान होगा, क्योंकि अगर सामाजिक ताना-बाना छिन्न-भिन्न होता है तो समाज में सब पर उसका असर होता है, उसके आर्थिक सही कह विकास रहे पर हैं। होता है, शैक्षणिक विकास पर होता है, हमारी अपनी सामाजिक सुरक्षा पर होता है, और एक बेहतर समाज की तरफ आगे बढ़ने की हमारी जो कोशिशें हैं, उन पर भी होता है। हम अपेक्षा करते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन डॉक्टर आशुतोष वर्मा, जिस तरह से जी बीजेपी इस पूरे मामले को आगे बढ़ाना चाह रही है, एक ठीक है विकास का काम हो रहा है, लेकिन विकास के इर्द-गिर्द वो तमाम जाति बात को, सांप्रदायिक बातों को, इस तरह की चीज़ों को भी साथ-साथ लेके चलना चाह रही है, और समाजवादी पार्टी उसके बिल्कुल निशाने पर है। आपकी सरकार ने जब पिछले चुनाव में आप थे, आप अपने काम के बूते पर आपने बात की थी। अभी आपका आरएलडी के साथ भी इस तरह से माना जा रहा है कि अंतिम दौर पर है, और वो जल्दी उसकी घोषणा हो सकती है, जो अगली रैली होने वाली है, उस रैली में घोषणा हो सकती मेरठ है। में। आप कितना जो ये जो दांव है बीजेपी का कि जाट और गुर्जर इन समाजों को एक करके जो मुस्लिम जो समाज है उसको अलग-थलग कर दिया जाए, आप किस रूप में इसको देखते हैं, समाजवादी पार्टी? देखिए गोविंद जी, ये बात तो बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है कि हमारा प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है, जी, और वो इस बात पे भी जानती है कि समाजवादी पार्टी के पास जो नेचुरल पिछड़े वर्ग का अलायंस है वो है उसके पास, और वो वापस आ गया है। और 2017 के विपरीत जो स्थितियां थी, जिसको हम लोग एक नॉन यादव ओबीसी का था, वो गठजोड़ जी, भारतीय जनता पार्टी से छटक गया है। इसलिए जी, जब जुलाई का मौसम में केंद्रीय मंत्रालय का उन्होंने विस्तार किया, तो उसमें सबसे ज्यादा उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों को मंत्री बनाया, और लोक लुभावन उन्होंने बड़े बड़े मंत्रालय भी दिए। उसके जी, बाद बहुत आने जाने के बावजूद भी इन्होंने निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद को वापस लिया, उनको एमएलसी बनाया। फिर अनुप्रिया पटेल को मंत्री बनाया, उनके पति को एमएलसी बनाया। तो ये काम उन्होंने किया।
और हम ये भी जानते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो भी किसान आंदोलन का जो नाराजगी है, अगर उसको मजबूती से समाजवादी पार्टी नहीं ले जाएगी तो वो उसका सारा आंदोलन एक तरीके से उसको राजनीतिक हम लोग उसका कोई फायदा भी नहीं मिल सकता, क्योंकि जी जी समाजवादी पार्टी हर बार हम कहते थे कि किसानों के साथ हम खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक हथियार है जो वो हर बार अपनाते हैं, वो है पोलराइजेशन, सांप्रदायिकता, ध्रुवीकरण। वो इस पूरी कोशिश में है कि किस तरीके से जयंत चौधरी या जो भी अलग गुर्जर समाज के नेता है उन सबको एकजुट करके एक एंटी मुस्लिम कैंपेन बनाया जाए। इसके लिए वो छोटे स्तर पे काम भी कर रहे हैं। लेकिन देखिए समाज भी लगातार बदल रहा है और 2017 के बाद से और 2022 तक 5 सालों में उत्तर प्रदेश ने सैकड़ों और हजारों की तादाद में सांप्रदायिक छुटपुट हिंसा देखी है। और ये सांप्रदायिक सौहार्द इतना बिगड़ गया है कि अब लोग एक समुदाय की तरफ मतलब उसको जैसे उसका नाम लिया जाता है या तो उसको देश विरोधी ताकतें बोल देते हैं, कैसे ट्रीट किया जाता है कि जैसे उत्तर प्रदेश के बाहर है। और ये उत्तर प्रदेश की जनता का नेचुरल वे नहीं है। तो समाजवादी जी पार्टी क्या कोशिश कर रही है कि जो विभिन्न छोटे छोटे छत्रप हैं जिनकी अपनी प्रासंगिकता है, जो अपने कुछ वोटर्स के साथ में हैं और वो हमारी धारा के साथ में आ सकते हैं, हमारी विचारधारा को समझ सकते हैं, हम उनका एक गठजोड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। काफी हद तक आपने बताया भी, हमने काफी आगे का बात कर ली है, सीट शेयरिंग की बात हो रही है। उनके साथ में लेके हम लोग एक मजबूत विपक्ष बना के एक चुनाव लड़ने की तैयारी है। हम वो कोई मौका नहीं देना चाहते जिससे इस बार चुनाव में कहीं भी ध्रुवीकरण हो। हालांकि अभी 2 महीने हैं, चांसेस बहुत हैं, लेकिन अब तक को हम इसको खींच को यहाँ तक लेके आए हैं नवंबर 25-26 नवंबर 2021 तक, कि हमने ध्रुवीकरण होने नहीं दिया। ये हम बिल्कुल अपनी बिल्कुल अभी तक की सफलता मानते हैं। बिल्कुल। और ये उत्तर प्रदेश के लिए भी एक तरह से शुभ संकेत है कि अगर ध्रुवीकरण नहीं होगा तो जो चुनाव है वो मुद्दों पर होगा, वो विकास के सवाल पर होगा, आम आदमी की आकांक्षाओं के सवाल पर होगा और उससे एक बेहतर सरकार अपने लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके एक बेहतर सरकार चुन सकेंगे। ये उत्तर प्रदेश के लिए भी हित में है। अरविंद जी, मैं फिर आपके पास आना चाहूँगा। ये जो परियोजना है इसके लिए जैसे एक तो इसका जो डेवलपर है वो ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, उसको इसका पूरी जिम्मेदारी उनको इसकी दी गई है। लेकिन जो भारत की सहभागिता है उसके लिए एसबीआई से लगभग 3000 करोड़ का अभी कर्ज लिया गया है और बाकी का इंतजाम ज्यूरिख एयरपोर्ट अथॉरिटी करेगी। उसके आगे फिर जैसे जैसे जरूरत होगी वैसे वैसे पैसा आएगा। इतने भारी भरकम कर्ज की अदायगी बहुत आसान नहीं होगी। सरकार ये कहती है कि इससे काफ़ी टैक्स के तौर पर भी उत्तर प्रदेश को आय होगी, भारत सरकार को आय होगी। आप अगर ये जो खर्च और इससे होने वाली आय के सापेक्ष इस परियोजना को का मूल्यांकन करें तो कैसे आप इसको देखते हैं? किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में हमेशा काफी पैसा लगता है और जैसा कि जी, आपने जिक्र भी किया, करीब 30,000 करोड़ रुपए फाइनल फेज कंप्लीट होते होते इस प्रोजेक्ट में लग जाएंगे और 5,000 करोड़ करीब अभी इमीडिएटली लग जाएगा जी, जी, 2024 से पहले। जी, तो निश्चित तौर पर इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में बड़ा एक्सपेंडिचर होता है। उसको फाइनेंसिंग की बहुत सारी टेक्निक उपलब्ध है आज की आधुनिक अर्थशास्त्र में। फाइनेंसिंग उसकी इतनी मुश्किल नहीं रह गई है और जो 3,000 करोड़ रुपए स्टेट बैंक से लिया गया है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा इशू होने वाला है। तो जहां तक फाइनेंसिंग का प्रश्न है, ये बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। इतने बड़े प्रोजेक्ट में इतना पैसा जरूर लगेगा और अगर आप उसको ठीक से निवेश कर रहे हैं, अगर आप जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि एप्रोप्रिएट तरीके से लॉजिस्टिक्स लाइंस हम क्रिएट कर पाते हैं, तो इसका जो स्पिन ऑफ क्रिएट होने वाला है वो इससे कहीं ज्यादा होने वाला है। ये एयरपोर्ट आने वाले 20 साल उससे भी कहीं ज्यादा हमें सर्विस देने वाला है। और निश्चित तौर पर अगर आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, ये भी एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग आमतौर पर आप 40 साल और 50 साल के पीरियड में देख करके चलते हैं। उतने पीरियड में या उससे भी काफी कम में जो आपके ओवरऑल स्पिन ऑफ आएंगे इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए इत्यादि, और अगर आप वाकई लॉजिस्टिक्स लाइन क्रिएट कर पाते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट इत्यादि पर आएगा, मुझे नहीं लगता कि ये उसके सापेक्ष ये बहुत छोटा सा निवेश है और उसको हम किसी भी तरीके से मोबिलाइज करें, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा इशू है। जी, जी।
कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये परियोजना जिस तरह से सरकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसको प्रचारित करने जा रही है, प्रचारित कर रही है, अगर उसी अनुरूप ये अंतिम अपने चरण तक पहुंच सकी और उसी अनुरूप विकसित हो सकी, जैसे कहा जा रहा है कि 1 करोड़ यात्री शुरुआत में होंगे, जो बाद में 5 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएंगे। अगर इस तरह की परिस्थितियां इसके जरिए निर्मित होती हैं, तो निश्चित तौर पर ये न सिर्फ उत्तर प्रदेश के बल्कि उत्तर भारत के और गोविंद जी, इसमें मेरा दिल एक छोटा सा जी जी कंसर्न है। देखिए, जी इसको हमें सिर्फ एक साधारण एयरपोर्ट की तरह नहीं देखना चाहिए। जी 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 ऑलरेडी उस न्यूक्लियस की हम बात करें तो दिल्ली का एयरपोर्ट एग्जिस्ट करता था। हालांकि वो जी बहुत आज की तारीख में कंजेस्टेड एयरपोर्ट हो गया है, उसको आपको किसी न किसी रूप में एक्सपेंड करना था। तो ये जी एयरपोर्ट है, बहुत महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा एक लार्जर प्लान का हिस्सा होना पड़ेगा इसको। जो बिल्कुल बिल्कुल बात मैंने पहले भी कही कि ईस्टर्न कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर प्लस हमारा जो अपना एक्सप्रेसवे है, ये उसके साथ लिंक हो रहा है और उसके साथ लिंक होते हैं तमाम छोटे छोटे जिले, उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिले, और जी उसके साथ लिंक होते हैं उत्तर प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्र। तो जी वो लॉजिस्टिक्स लाइंस को जब आप कंप्लीट कर रहे होंगे, जी उसका हिस्सा इस एयरपोर्ट को बनना पड़ेगा। लास्ट फेज पहुंचते पहुंचते ये एक बहुत बड़ा लिंक होना पड़ेगा, लिंक होगा उस बड़े लॉजिस्टिक नेटवर्क का। जब बिल्कुल तक आप बिल्कुल पूरी स्टोरी को लेकर के नहीं चलेंगे, आप जिस तरीके की ट्रांसफॉर्मेशनल स्टोरी की हम बात कर रहे हैं, वो कंप्लीट नहीं जी हो पाएगी। तो मुझे वो भी देखना होगा। अभी मैंने वो लॉजिस्टिक्स लाइंस का किस तरीके से आप उसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, अभी मैंने बहुत डिटेल में देखा भी नहीं कि ये प्रोजेक्ट के जी जी लार्जर जी डायमेंशंस क्या है। लेकिन मेरी परिकल्पना में जब तक ये उसका हिस्सा नहीं बनता है, तब तक आप उसका तब तक इसकी जो उपयोगिता पोटेंशियल है वो एक्सप्लोर नहीं कर बिल्कुल पूरी नहीं होगी। आशुतोष जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? गोविंद जी, इसको इसको जैसे अरविंद जी ने बोला, एक बहुत बड़ी बात करी कि देखिए किसी भी प्लान को बनाने के लिए, और देखिए इसको एक कार्गो हब बनाने की कोशिश की गई है। कार्गो हब का मतलब है कि हम इसको एक माल वाहक टाइप में बनाएंगे, लेकिन किस माल को? जब तक हम इस एरिया को एक बड़ा प्रोडक्शन हब नहीं बनाएंगे, तब तक ये कार्गो हब नहीं बन सकता है। उसकी वजह ये मैं बताता हूँ कि नागपुर में एक ऐसा ही मल्टी नोडल इंटरनेशनल कार्गो हब जो है सन 1998 से बन रहा था, और गडकरी जी जी जब मनोहर जोशी की सरकार में प्लानिंग मंत्री थे, तब से बना रहे थे, और लगभग 3000 करोड़ रुपए का लोन लिया गया 98 से लेके आज लगभग 15-16 साल हो चुके हैं। और अभी पिछले महीने जब नितिन गडकरी जी से पूछा गया कि क्या ये बन पाएगा, तो उन्होंने कहा कि शायद अब ये इसकी उम्मीद नहीं दिख रही है। इसी प्रकार से कई ऐसी चीज होते हैं, जैसे आसाम में जब मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया गया, जिसमें 693 करोड़ रुपए लगाया गया, तो उसमें ये एक मार्केटिंग की गई सपनों की, इसमें 20 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो जब उसमें 20 लाख युवाओं को रोजगार मिलना था, तो आज तक नहीं मिला। इसी प्रकार टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जब 6000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट डाला अब गया, तो नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन ये बिल्कुल गारंटी नहीं है, लेकिन इसको अगर मेटिकुलसली हम बनाएंगे, तो डेफिनेटली ये एक अच्छा कॉरिडोर बन सकता है, अच्छा हब बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और सरकार ने जिस तरह से आज मैं प्रधानमंत्री के लाइव 2 मिनट संबोधन रुक में या जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, लाइव हूं मैं। इसके साथ जिस तरह से आज एक जो सरकार ने ये जो ब्रोशर इसके साथ बांटा था, उसमें उस बात पर भी जोर दिया गया है कि ये न सिर्फ एयरपोर्ट होगा, कार्गो लिंक होगा, बल्कि यहाँ पर रिपेयर, मेंटेनेंस और रिमॉडलिंग की भी सुविधा होगी, उसके लिए भी व्यवस्था की जाएगी। तो अगर इस तरह से एक पूरी योजना के तौर पर ये बनता है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ये उत्तर भारत के लिए एक बहुत बड़ा एक तरह से उपलब्धि होगी, एक बहुत बड़ी परियोजना होगी। हम ये सफल हो, ये बेहतर हो, राजनीति से इतर इसका लाभ देश के नागरिकों को मिले, इसी उम्मीद के साथ हम आज आपकी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सबका आभार। हम अपने दर्शकों का आह्वान करते हैं कि वो हमारे कार्यक्रम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने विचारों से हमको अवगत कराते रहें। अपने सुझावों और अपनी टिप्पणियों से हमको लगातार जागरूक करते रहें, ताकि द फ्री प्रेस के जरिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का जो प्रयास हम करना चाह रहे हैं, वो प्रयास सफल हो सके। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद गोविंद जी। नमस्कार। नमस्कार।